सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट या यूक्रेन रशिया वॉर हैज बीन इन टॉक्स फॉर अ वाइल नाउ, काफी दिनों से चर्चा में है। तो आप सब लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे, और अगर नहीं भी रखते हैं या कम जानकारी रखते हैं तो आई विल ट्राई टू पुट इट इन सिंपलर वर्ड्स, जिससे आपको ये क्राइसिस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या है। क्लियर है बात? सो यूक्रेन रशिया प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए वी नीड टू डीप डाइव इनटू द हिस्ट्री, नॉट द रीसेंट हिस्ट्री जो 1991 से आप सबको पता है कि जब से यूएसएसआर ब्रेक हुआ 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में, तब से नहीं बल्कि और थोड़ा सा पहले टिल 9th सेंचुरी हमें जाना पड़ेगा। तो कहानी चालू होती है बेसिकली 9th सेंचुरी से। सो 9th सेंचुरी में क्या था, नॉर्समैन या वाइकिंग्स जो लोग थे उन्होंने दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ऑन दिस पार्ट ऑफ द टेरिटरी। इस टेरिटरी को उन्होंने कंट्रोल किया, जो कि आज की प्रेजेंट डे में यूक्रेन का पार्ट कवर करता है और कुछ पार्ट रशिया का कवर करता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया कवर करता है। यहां पे जो लोग रहते थे वो थे स्लेविक लोग यहां पे रहते थे, और इनके कंट्रोल से ये आपस में दोनों कल्चर असिमुलेट हो गए। इस एरिया को इन्होंने नाम दिया कीवन रूस क्योंकि कीव एरिया है और ये लोग अपने आप को बोलते थे रूस। स्पेलिंग RUS होती थी लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनका रूस होता था। क्लियर है? तो कीवन रूस एरिया पे इन्होंने अपना कंट्रोल बनाया और यहीं से चालू हुई हमारी मेन बुनियाद इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की। क्लियर है? यहां से ये रशियन कल्चर असिमुलेट हुआ यहां पे इनके साथ। लेकिन ये जो एरिया था इसको कई टाइप के रूलर्स ने इनको यहां पे रूल करा है। कई बार ये रशियन यूनियन के रूलर्स होते थे या रशियन प्रॉक्सिमिटी के रूलर्स होते थे, और कई बार यहां पे यूरोपियन रूलर्स ने भी रूल करा है। जैसे कि यहां पे इन दी 17th सेंचुरी यहां पे रूल किया ग्रैंड डूची ऑफ लिथुआनिया जो आज की बाल्टिक स्टेट है, वहीं के रूलर्स ग्रैंड डूची ऑफ लिथुआनिया ने यहां पे कंट्रोल करा, और बाद में फिर इसको कौन करा, पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ ने। क्लियर है? तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं दिस इज पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ। फिर इनका कंट्रोल इस एरिया पे रहा। तो कई बार रशियन यूनियन का रूल रहा, कई बार यूरोपियन यूनियन का रूल रहा। लेकिन जब ये रूल था तो कोई एक रिबेल्स थे यहाँ पे, यूक्रेनियन क्रॉसेक्स, जिन्हें बोला गया यूक्रेनियन क्रॉसेक्स, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट न बनके रशियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे, और दे टर्न्ड रिबेल। उनने उसका बहुत विद्रोह करा और फाइनली जाके इन 1654 बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस्लाव इन 1654 इनको रशियन यूनियन का हिस्सा वापस बनाया गया। कुछ पार्ट ऑफ द टेरिटरी जो अभी हमने देखी उसका कुछ पार्ट रशियन यूनियन में वापस से इंटीग्रेट हो गया इन दी 17th सेंचुरी, इन दी मिड 17th सेंचुरी। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 18th सेंचुरी खत्म होते होते ये पूरा का पूरा वॉज एंटायरली एब्जॉर्ब्ड इनटू दी रशिया, और पोलैंड अलग हो गया। सो ये जो पूरा एरिया था यूक्रेन वाला एरिया, ये पूरा का पूरा रशिया के अंदर असिमुलेट हो गया, रशियन यूनियन के रूलर के अंडर आ गया। तो अब हमने देखा कई बार यूरोपियन यूनियन के रूलर, कई बार रशियन यूनियन के रूलर, और इसी कारण से जो यहां का कल्चर है वो भी मिक्स हो गया रशियन और यूरोपियन कल्चर के साथ। क्लियर है बात? तो एक स्लाइट डिफरेंस भी क्रिएट हो गया और स्लाइट मिक्सिंग भी यहां पे हो गई। ऐसा चलता रहा अप टू 1917, जब ये रशियन यूनियन का पार्ट था। अभी हमने देखा रशियन यूनियन का पार्ट था अप टू 1917 या अर्ली 20th सेंचुरी तक ये इसी तरीके से चलता रहा। क्लियर है? लेकिन 1917 में जाके क्या हुआ, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ या जिसको रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, उसने जो लेनिन का रेवोल्यूशन था उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया जार ऑफ रशिया, जो कि थे निकोलस रोमानोव। इनको ओवरथ्रो कर दिया। अब इनको ओवरथ्रो कर दिया तो क्या हुआ, अब यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया फ्रॉम दी रशियन यूनियन। रशियन यूनियन से भी अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया बाय दी रेवोल्यूशन ऑफ दी बोल्शेविक्स। क्लियर है? इसके थ्रू। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस थी इनकी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी। जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो इनको नाम दिया गया यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो ये नाम था, और ये थोड़े टाइम के लिए इंडिपेंडेंट हुए। इसके बाद वापस से बोल्शेविक्स ने इन पे कंट्रोल ले लिया और इनको वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर बना दिया ऑफ यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, USSR का इन्होंने एक पार्ट बना दिया, फाउंडिंग मेंबर बना दिया। क्लियर है? तो पहले तो इनको इंडिपेंडेंस दी इन्हीं लोगों ने, रशियन यूनियन से बाहर खड़ा रूलर को ओवरथ्रो करके इनको यूक्रेन को एक अलग इंडिपेंडेंस दी, इनकी अलग से सरकार बनी, सेपरेट पार्लियामेंट बनी। लेकिन इवेंचुअली जाके 1992 में वाइल USSR वाज बीइंग फॉर्म्ड, इनको वापस से पार्ट बना दिया, उन्होंने वहां पे कंट्रोल कर लिया और USSR का एक पार्ट बना दिया, किसको, यूक्रेन को।
और अब इनका नाम हो गया सोवियत यूक्रेनियन रिपब्लिक। अब इनका नाम क्या हो गया? सोवियत यूक्रेनियन रिपब्लिक। जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो इनको बोला यूक्रेनियंस पीपल रिपब्लिक, लेकिन जब इनको यूएसएसआर का वापस से पार्ट बना दिया तो इनको बोलिया सोवियत यूक्रेनियन रिपब्लिक। क्लियर है? एंड इट बिकेम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सोवियत यूनियन, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। तो सोवियत यूनियन का ये एक पार्ट बन गए। ठीक है, तो अब आगे चलते चलते हम पहुंचे 1991 तक। सो 1991 तक यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर ओनली, सोवियत यूनियन का ही पार्ट देखा था। एंड ऑल थ्रू दिस जर्नी यूक्रेन ने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे, काफी सारी यहाँ पे लॉसेस हुए, पुअर पॉलिसीज ऑफ द यूनियन की वजह से यहाँ पे काफी सारे लॉसेस हुए। देन आपके वर्ल्ड वॉर 2 में काफी सारा नुकसान हुआ। देन आपके स्टारवेशन के कारण बोला जाता है यहाँ पे 50-60 लोग 1945 के आसपास से 50 के बीच में 50-60 लाख यहाँ पे मर गए लोग। देन वापस 1955 अराउंड 55-60 के बाद यहाँ का उद्धार चालू हुआ और ये वापस इस पार्ट ऑफ द टेरिटरी में मिलिट्री और इकोनॉमिकल सेल्फ रिलायंस आने लगी। खैर 1991 तक ये चाहे अच्छा चाहे बुरा चाहे उतार चाहे चढ़ाव ये यूएसएसआर का पार्ट बना रहा। लेकिन जब यूएसएसआर फेल हो गया 1991 में, यहाँ जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे वो फेल हो गए इस यूनियन के, तो यूक्रेन एक वापस से सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। यूक्रेन एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया इन 1991। क्लियर है? लेकिन इससे हुआ क्या? इससे दिक्कत ये हुई कि यूक्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रॉम दिस साइड द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न साइड इज सराउंडेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज, और ये वाला जो एरिया है इसका दिस इज बीइंग बॉर्डर्ड बाय द रशिया। दिस इज बॉर्डर्ड बाय द रशिया। तो अब यहां पे जो लोग हैं वो एक तो पहले ही दोनों मिक्स के लोग हैं, यूरोपियन टिल्ड भी है, रशियन टिल्ड भी है। यहाँ के लोग यूरोपियन फेवर में है, यूरोपियन कल्चर के फेवर में, यहाँ के लोग रशियन कल्चर के फेवर में। इनका एरिया भी कुछ इस तरीके से है कि ये बीच में फंस गया कि इस साइड से तो यूरोपियन बॉर्डर्स हैं, इस तरीके से जाओगे तो आप रशियन बॉर्डर्स हैं। तीसरा अब क्या हुआ कि क्योंकि लोग ऐसे हैं तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी प्रो रशियन और प्रो वेस्टर्न या प्रो यूरोपियन आप बोल सकते हैं, इनमें बढ़ गई। तो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, विभाजित हो गई। प्रो रशियन, कुछ लोग प्रो रशियन बातें कर रहे हैं, कुछ लोग प्रो वेस्टर्न बातें कर रहे हैं। तो एक तो इतना सारा कल्चर हो गया, इतने सारे विभाजन हो गए, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट होना जाहिर है। क्लियर है बात? तो अब 1991 से लेके ऐसे चलता रहा और 2004 में यहां के प्रेसिडेंट बने प्रो वेस्टर्न। ये थे प्रो वेस्टर्न पार्टीज से। तो मैंने आपको बताया जो पार्टीज हैं वो प्रो वेस्टर्न हो गई, कुछ प्रो रशियन हो गई। तो प्रो वेस्टर्न पार्टी से बने विक्टर यूशेंको। क्या नाम है इनका? विक्टर यूशेंको। ये थे प्रो वेस्टर्न, मतलब इनका टिल्ट था टुवर्ड द यूरोपियन यूनियन। तो ये बातें करते थे यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की, नेटो में शामिल होने की। नेटो में शामिल होने की बातें तो 1997 से यूक्रेन कर रहा है, लेकिन 2008 से इनकी पार्टनरशिप डेवलप होना चालू हो गई। मेंबर अभी तक नहीं है नेटो का। नेटो क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट ये लोग टिल्ट दिखाने लग गए टुवर्ड ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन एंड द नेटो अलायंसेस। क्लियर है बात? तो ऐसा चलता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी पार्टी के ऊपर काफी करप्शन और इनकम्पिटेंसी के चार्जेस लगे, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए, ज्यादा कुछ ये कुछ कर नहीं पाए। और 2010 में नए प्रेसिडेंट आते हैं विक्टर यानुकोविच। कौन आते हैं? विक्टर यानुकोविच। अब मजाक की बात यह है या मजे की बात यह है कि ये भाई साहब थे प्रो रशियन। ये भाई साहब हैं प्रो रशियन, तो इनकी पॉलिसीज आर टिल्टेड टुवर्ड्स दी रशियन। अब आप देखें कि जो सत्ता चेंज होती है उसकी वजह से जनता कैसे खेल में आ जाती है। जनता का तो कोई रोल नहीं, जनता तो वही की वही है पूरे देश की, लेकिन क्योंकि जो इनके नेता हैं, इनको चलाने वाले लोग हैं, कोई प्रो वेस्टर्न है, तो पॉलिसीज पूरे देश की वेस्टर्न हो जाएंगी, यूरोपियन पॉलिसीज हो जाएंगी, प्रो उससे रिलेटेड बात होंगी। तो पूरा देश इस तरफ घूम गया। लेकिन जैसे ही कोई रशियन रूलर आया, प्रो रशियन रूलर आया, तो अब हमें इस साइड घूमना है, अब हमारी सारी पॉलिसीज रशियन टिल्टेड होंगी। तो इससे देश की जनता या देश के साथ कितना खिलवाड़ होता है, यह आपको समझने की जरूरत है। यहीं पे ये हमारे देश में भी हमने देखा कि अगर पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है तो हमारा देश इस तरफ मुड़ जाता है, इस तरह की आइडियोलॉजी होगी तो हमारा देश इस तरफ मुड़ जाएगा। और इसी तरीके से इन्होंने यहां पे किया। तो अब प्रो रशियन होने के कारण इन्होंने आते ही क्या करा, इन्होंने एक ट्रीटी या एक अग्रीमेंट कर लिया रशियंस के साथ, जिसको बोलते हैं ब्लैक सी फ्लीट। ठीक है, तो ब्लैक सी फ्लीट क्या है? तो अगर वैसे आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं, यहां पे यूक्रेन के नीचे सदर्न पार्ट में है क्रीमिया। क्या है? क्रीमिया। ये जनरली रशियन एथनिसिटी के लोग ज्यादा यहां पे रहते थे, रशियन बिलोंगिंग्स थी उनकी। तो यहां पे क्या है? यहां पे नेवल बेस है रशिया का। यहां पे अप टू 1991 में डिसाइड हुआ था कि अप टू 2017 रशिया अपना नेवल बेस बना सकता है।
ये पार्ट आता यूक्रेनियन टेरिटरी में ही है, लेकिन यहां पे रहते लोग क्या हैं, रशियन, प्रो रशियन लोग रहते हैं। तो इनके पास अग्रीमेंट था रशिया का कि 2070 तक आप ये बेस यूज कर सकते हो। इधर एक बेस है सेवास्तोपोल, सेवास्तोपोल एक बेस है जिसको रशियन यूज करेंगे फॉर देयर नेवल ऑपरेशंस। क्लियर है? तो ये जैसे यहां पे आया 2010 में, इसने इस अग्रीमेंट को 25 साल और बढ़ा दिया, यानी कि 2042 तक अब क्या हो सकती है, रशियन अपने नेवल ऑपरेशन इस एरिया से कर सकते हैं। तो इसका होने से क्या हुआ, जो कि नॉन प्रो रशियंस थे या प्रो वेस्टर्न यूक्रेनियंस थे, जो प्रो यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते थे, यहां लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहते थे, वो इनके खिलाफ हो गए और काफी सारी प्रोटेस्ट होना चालू हो गई। क्लियर है? साथ ही साथ इनके ऊपर काफी सारे, इनके ऊपर भी करप्शन के एलिगेशन लगे। करप्शन के एलिगेशन तो देखो, जैसे ही कोई पार्टी सत्ता में आती है, दूसरी जो अपोजिशन पार्टी आती है वो कहीं ना कहीं किताबें खोल के कोई ना कोई करप्शन के चार्जेस लगा ही देती है। तो ये इनके ऊपर भी हुए, लेकिन ये एक समझदार प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने क्या करा, समझदार तो नहीं थे, अभी देखिएगा आगे कितनी बेवकूफी करी इन्होंने। खैर, इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि अब मेरे खिलाफ काफी विद्रोह हो रहा है, काफी लोग मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या करते हैं, अब हम यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के अग्रीमेंट की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला, यूरोपियन यूनियन के साथ तय किया कि अब हम फ्री ट्रेड एंड एसोसिएशन बनाएंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। और इससे करने हुआ इनका मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ कि लोग जो थे, जो प्रो यूरोपियन लोग थे, वो खुश हो गए इनसे। इन्होंने बोला नहीं यार, अपन को तो ये बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट मिला है, ये हमारी सारी मंशाएं पूरी करेगा, हम जो रूढ़िवादी, जो ऑर्थोडॉक्स सोशलिस्ट बातें कर रहे हैं, उनको अब हमें झेलना नहीं पड़ेगा। यहां तक खुशी हुई, लेकिन एट द एंड मूवमेंट इन भाई साहब ने इस डील को तोड़ दिया और इन्होंने रशिया से लोन बेल आउट ले लिया, रशिया से लोन बेल आउट कर लिया। तो इनका जो अग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ होना था वो तो इन्होंने छोड़ दिया, और इन्होंने अब रशिया से लोन बेल आउट कर दिया, यानी रशिया के साथ जा मिले और इन्होंने एक लोन ले लिया वहां से, कुछ आई सपोज $15 बिलियन और समथिंग का कोई लोन ले लिया। तो इससे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा उग्र प्रोटेस्ट होने लग गए पूरे यूक्रेन में, स्पेशली कीव में, जिसमें यूरो मैदान, आपको सुना हो कभी आपने, यूरो मैदान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वहां पे यूरो मैदान में काफी सारा प्रोटेस्ट हुआ, काफी सारा हिंसक भड़क गए लोग और हिंसक हरकतें होने लगी। क्लियर है बात? इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके बाद इन्होंने एंटी प्रोटेस्ट लॉ लिया है। अब इन्होंने देखा इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हार्श एंटी प्रोटेस्ट लॉ लेके आ गए ये, और इसको लाने से तो क्या हुआ, खून खराबी, ब्लड शेड ज्यादा बढ़ गया और इनकी बहुत सारी निंदा भी होने लगी। फिर इवेंचुअली जाके इनको फ्ली अवे करना पड़ा रशिया में, इनको भागना पड़ा रशिया में, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसे हो गई कि यहां पे तो पार्टी गिराने की बात आ गई, इनको मारने की बात हो गई, ब्लड शेड काफी बढ़ गया, देश को काफी नुकसान हुआ, बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इवेंचुअली जाके इनको फ्ली अवे करना पड़ा रशिया में, और ये रशिया में जाके छुप गए, जिसको रशिया बोलता है कि ये एक प्लान्ड कूप था। रशिया बोलता है ये इलीगल प्लान्ड कूप था, जो इनके प्रेसिडेंट थे उनको जानबूझ के गायब किया गया है, वो भागे नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ एक डील करी थी, तो इनको जानबूझ के फ्रॉम दी प्रो वेस्टर्न पार्टीज इनको गायब किया गया है। इट वॉज इलीगल कूप। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, आपको यह है कि अब ये क्या हो गया, ये रशिया भाग गए और फिर बाद में जाके इनको कॉन्स्टिट्यूशनली इनको वहां के प्रेसिडेंट से हटाया गया। क्लियर है बात? आती बात समझ में? अब जैसे ही ये हुआ रशिया बौखला गया। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूं, क्रीमिया, रशिया जो क्रीमिया एरिया है, जो यूक्रेन की सदर्न पार्ट में है, ये जो एरिया है बेसिकली ये है तो यूक्रेनियन टेरिटरी में, लेकिन इट इज मोर और लेस ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस है, ऑटोनॉमी है, यहाँ पे खुद की पार्लियामेंट है, खुद के प्राइम मिनिस्टर है, ये ऑटोनोमस है। तो जब यूएसएसआर का विभाजन हो रहा था तभी ये चीज डिसाइड हो गई थी कि क्रीमिया वुड बी गिवन ऑटोनॉमी। क्लियर है? तो इस एरिया में रशिया ने अपने ट्रूप्स भेज दिए और यहां पे जाके कंट्रोल कर लिया, यहां पे जाके कॉन्कर कर लिया, क्रीमिया के एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया, वहां की पार्लियामेंट को जाके कैप्चर कर लिया। फिर उन्होंने बहुत ही समझदारी से वहां पे रेफरेंडम कराया, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे जो लोग हैं क्रीमिया में, वो जनरली प्रो रशियंस है। क्या है? प्रो रशियंस है। कौन से लोग हैं? प्रो रशियन। तो उन्होंने जाके यहां पे रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम में इन्हें पता पड़ा कि अरे करीब 90% लोग जो थे यहां पे, 90% लोग थे जो यहां पे, वो रशिया के साथ असिमिलेट होना चाहते थे, रशिया का पार्ट बनना चाहते थे, नहीं कि यूक्रेन कल्चर का पार्ट बनना चाहते थे, यूक्रेनियन कल्चर या यूरोपियन कल्चर का पार्ट बनना चाहते थे। सो दे वांटेड टू असिमिलेट इन दी रशिया। और यहां पे जाके फिर रशिया ने
अपनी टेरिटरीज को घोषित कर दिया। क्लियर है बात, यहां तक कहानी समझ में आ गई। इस रेफरेंडम को हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटीज और दूसरी कंट्रीज ने इसको वॉइड घोषित किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा कि ये सब जो भी आप आंकड़े दे रहे हैं सब फर्जी हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 90% लोगों ने रशिया, किसी ने नहीं पूछा, हार्डली 31% लोगों ने रशिया के साथ मिलना चुना था, ना कि 90% लोगों ने। बट इवेंचुअली रशिया ने अपना कंट्रोल वहां ले लिया और क्रीमिया केम इनटू द ऑक्यूपेशन ऑफ रशिया। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा, ये अगर हम देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे दो एरिया हैं, लुहांस और डोनेट्स। लुहांस और डोनेट्स जिसको बोला जाता है डोनबास रीजन। क्या बोला जाता है? डोनबास रीजन बोला जाता है यूक्रेन में। यहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हो गए। यहां के लोग भी एक्चुअली रशियन बॉर्डर के साथ, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और यहां के लोग भी प्रो रशियन है, रशियन कल्चर को अडॉप्ट करे हुए हैं। तो ये लोग भी क्या चाहते थे? रशिया के साथ असिमुलेट होना चाहते थे। तो यहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हो गया, यानी यहां के लोगों ने, यहां में मिलिशिया, यहां के जो सेपरेटिस्ट लोग थे, एक्टिविस्ट लोग थे, उन्होंने हथियार उठा लिया अगेंस्ट दी यूक्रेनियन आर्मी। उन्होंने यूक्रेन से विद्रोह कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बट सेपरेटिस्ट देमसेल्व्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट कि भैया हम यूक्रेन का पार्ट नहीं है, ये इन्होंने यहां पे बोल दिया। इस एरिया को बोलते हैं हम डोनबास रीजन। ठीक है, तो कहानी यहां तक समझ में आई। अब जैसे ही इन्होंने यहां पे विद्रोह छेड़ दिया, इन्होंने रिबेल छेड़ दिया, इन्होंने बोल दिया हम यूक्रेन का पार्ट नहीं है, तो इनमें कांस्टेंट लड़ाई चल होगी। यूक्रेनियन आर्मी और डोनबास के सेपरेटिस्ट जो लोग थे उनमें कॉन्स्टेंटली लड़ाई चालू हो गई और इनको सपोर्ट कर रहा था पीछे से रशिया, क्योंकि सेपरेटिस्ट तो कितने दिन लड़ लेंगे, सेपरेटिस्ट तो थोड़े दिन लड़ेंगे, लेकिन आज तक लड़ रहे हैं, यानी कि पीछे किसी न किसी का सुपर पावर है या किसी बड़ी पावर का हाथ है। तो वो बात बहुत जग जाहिर है कि वो हाथ किसका है, वो है रशियन गवर्नमेंट का या रशियन लोगों का। क्लियर है। तो ये जो मुठभेड़ है या ये जो सेपरेटिस्ट और आर्मी की लड़ाई है कंटिन्यूसली काफी टाइम तक चलती रही और इसे रोकने के लिए फिर फाइनली जाके सितंबर 2014 में किया गया मिन्स्क अग्रीमेंट नंबर 1। मिन्स्क अग्रीमेंट नंबर 1 यानी कि 12 पॉइंट अग्रीमेंट किया गया इन बेलारूस। बेलारूस, ये है बेलारूस, इसकी कैपिटल है मिन्स्क। तो यहां पे जाके पहला अग्रीमेंट किया गया बेलारूस में टू सीज फायर। जो ये रशियन सेपरेटिस्ट या जो सेपरेटिस्ट हैं इधर के और जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन आर्मी के, इसको सीज फायर करें और शांति की सिचुएशन यहां पे बनाए। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड इट गॉट वायोलेटेड बैडली। बहुत बुरी तरह इसका उल्लंघन हुआ और लड़ाई चलती रही और चलते चलते ये पहुंची फरवरी 2015 में। फिर हुआ फरवरी 2015 में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस एंड जर्मनी के प्रेजेंस में एक और अग्रीमेंट साइन हुआ, मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू स्टॉप दिस ब्लडशेड, टू स्टॉप दिस लड़ाई वॉर। लेकिन वापस जिस तरीके से मिन्स्क फर्स्ट आपका फेल हुआ, उसी तरीके से मिन्स्क 2 भी आपका फेल हो गया। ये था हमारा 13 पॉइंट प्रोग्राम, ये था हमारा 12 पॉइंट प्रोग्राम। क्लियर है। अब ऐसे चलते चलते हम आए 2019 में। तो 2019 में क्या हुआ, यहां के नए प्रेसिडेंट बने वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने, जो यहाँ पे कॉमेडियन एक्टर हुआ करते थे, वो अब यहाँ के प्रेसिडेंट बने। और ये लोग क्या थे, ये जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, ये हैं प्रो वेस्टर्न लीडर, यानी कि प्रो यूरोपियन। इनका टिल्ट है यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का। तो यहीं से दिक्कत चालू हुई। रिसेंट जो दिक्कत चालू हुई वो यहां से हुई जब Jan 21 में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इच्छा जाहिर करी टू ज्वाइन द नेटो या टू बिकम द मेंबर ऑफ नेटो। यहीं से सारी प्रॉब्लम चालू हुई। अब नेटो क्या है? नेटो इज बेसिकली अ मिलिट्री अलायंस जहां पे 30 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, हेडेड बाय द यूएस। और इनका जो एम वाइल एट क्रिएशन था वॉज टू कर्ब द पावर ऑफ रशिया, मिलिट्री पावर ऑफ रशिया। इनका मेन जो पर्पस था जब नेटो बना था इन 1949 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका मेन पर्पस यही था कि रशिया को हमें रोकना है, रशिया की मिलिट्री जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसे हमें कर्ब करना है। इसके लिए नेटो का फॉर्मेशन हुआ था। अब क्योंकि नेटो इतना फैल चुका है, इधर 30 कंट्रीज हो चुकी है, ऑल पूरी नियर बाय कंट्री जो यूक्रेन की है वो सब नेटो का मेंबर बन चुकी है। तो यूक्रेन ने भी इच्छा जाहिर करी कि अब मुझे नेटो का मेंबर बनाओ, क्योंकि मुझे रशिया से आजादी चाहिए। ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, मुझे इनसे आजादी चाहिए। तो अगर हम नेटो का मेंबर बनेंगे तो हमारे पास आप लोग का सपोर्ट आया। और नेटो में एक रूल है कि अगर एक भी कंट्री की लड़ाई हो रही है तो बाकी जो नेटो मेंबर है वो उसको सपोर्ट करने आ जाएंगे। तो अगर यूक्रेन पार्ट बनता है तो पूरी की पूरी 30 कंट्री वुड बी इन सपोर्ट विथ यूक्रेन,
क्योंकि यूक्रेन अकेला तो रशिया से लड़ नहीं पा रहा यहां पे, इवन उनके सेपरेटिस्ट से भी नहीं लड़ पा रहा, तो उसे सपोर्ट चाहिए यूएसए और नेटो का। और यही इच्छा जाहिर करी यहां पे जेलेंस्की साहब ने कि भैया मुझे नेटो का मेंबर बनाओ ताकि हम रशिया को अटैक कर पाए। अब ऐसा होते ही सीधी सी बात है, दिमाग खराब होगा हमारे पुतिन साहब का कि यार नेटो चारों तरफ से तो हमें, अभी मैं नेटो का मैप भी दिखाऊंगा आपको कि नेटो कहां कहां पहुंच चुका है। तो पुतिन को लगा कि यार नेटो पहले ही चारों तरफ से हमें घेर चुका है, अगर यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन जाता है तो फिर तो हमारी बिल्कुल खतरे में आ जाएगी, हम बिल्कुल फंस जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, रशिया बिगिंस मासिंग ट्रूप्स नियर यूक्रेन बॉर्डर। वो यूक्रेन बॉर्डर पे अपनी ट्रूप्स, जहां जहां उनका एरिया रशियन कंट्रोल में है वहां वहां उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजना चालू कर दिए। तो करीब 1.5 लाख ट्रूप्स इन्होंने रशिया ने यूक्रेनियन बॉर्डर्स पे भेजे। अब इस मूवमेंट को सैटेलाइट पे कैच किया यूएसए ने, और यूएस ने धमकी देना चालू करी रशिया को कि अगर आप अपने ट्रूप्स नहीं हटाते हो या आप कुछ प्लान कर रहे हो तो आप बैक ऑफ हो जाओ, नहीं तो हम आपके बहुत सारे सैंक्शन लगा देंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। लड़ाई अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, तो नेटो डायरेक्टली अभी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि इनडायरेक्टली आज की जो लड़ाई हो रही है उसमें भी नेटो का काफी वेपन और एम्यूनेशन में बहुत सारा मदद है, लेकिन डायरेक्टली दे कांट सेंड दी ट्रूप्स टू फाइट विद रशिया इन यूक्रेन। क्लियर है? तो रशिया प्रेजेंटेड इट सिक्योरिटी डिमांड्स बिफोर यूएस एंड वेस्ट। एंड दिसंबर 21 में क्या हुआ, रशिया ने अपनी डिमांड रखी किनके सामने, यूएस और वेस्टर्न एलाइज जो भी हैं उनके सामने अपनी डिमांड रखी कि नेटो भैया आप सब पीछे हो जाओ, आप यूक्रेन को दूर रख दो, ये हमारा ही अभिन्न पार्ट है, आप फालतू परेशान मत करो, हम कोई भी अटैक नहीं करना चाहते, हम इन लोगों के साथ रहने में खुश हैं, लेकिन अगर आप मेरे को चारों तरफ से कवर कर लोगे तो मेरी इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज एट हार्म या इज एट क्वेश्चन, तो मुझे तो प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग पीछे हो जाओ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बाइडेन साहब और यूएस जो कि हर लड़ाई के हीरो यही रहते हैं, हर लड़ाई अगर आप देखेंगे देश की जियोपॉलिटिकल लड़ाई पूरे दुनिया भर की आप देखेंगे तो 90% लड़ाई इनके द्वारा ही कराई गई है, क्योंकि एक तो इनके आर्म अम्यूनेशन का धंधा चलता रहता है, दूसरा ये सुपर पावर बनना चाहते हैं, किसी और को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहते। क्लियर है? तो इन्होंने मना कर दिया और बोल दिया कि वी विल इंपोज सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन रशिया के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन हम लेके आएंगे। तो यहां तक कहानी पहुंची। इसके बाद फेब 2022 यानी 21 फेब 2022। अब ये 21 फेब भी क्यों है, तो इसके पीछे भी एक कारण है, हालांकि डिस्क्लोज नहीं है पर आप समझ सकते हैं। 21 फरवरी 2002, क्योंकि 20 फरवरी को खत्म हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक्स खत्म होने के जस्ट बाद, यानी कि रशिया को चाइना का भी सपोर्ट है, और यही कारण है कि रशिया इतना बड़ा स्टेप उठा पा रहा है, क्योंकि रशिया के ऊपर इनको पता है कि पूरी रशिया को पता है कि पूरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से हमें सैंक्शन मिल जाएंगे, और रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो अगर हमारे ऊपर सैंक्शन हो गए तो हमारे देश की इकोनॉमी बड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अटैक कराए हैं, इतना बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक सपोर्ट है फ्रॉम दी चाइनीज, और चाइना ने इनको बोला है कि भैया 20 फरवरी के बाद आप अटैक करने की कोशिश करें, जो भी आप प्लान कर रहे हैं। और चाइना ने काफी सारा ओपनली भी बोला है कि वी आर इन सपोर्ट विद रशिया। ठीक है? तो 21 फरवरी को इन्होंने क्या करा, पुतिन साहब ने पीस कीपिंग के नाम पे अपनी जो सेनाएं थी वो डोनबास एरिया में भेजना चालू करी, जहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे। तो वहां पे अब इन्होंने ऑफिशियली पीस कीपिंग फोर्सेस भेजना चालू करी, और 21 फरवरी को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि डोनबास के जो दो रीजन है, डोनेस्क और लुहांस्क, ये इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए हैं हमने। वी ट्रीट देम एज इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, नॉट अ पार्ट ऑफ द यूक्रेनियन टेरिटरी। ये इन्होंने अनाउंसमेंट करा और वहां पे अपनी फोर्सेस भेज दी इन दी नेम ऑफ पीस कीपिंग के नाम से इन्होंने फोर्स भेज दी। और फिर 22 फरवरी को इन रिस्पॉन्स टू द पीस कीपिंग ट्रूप सेंड बाय द पुतिन, यूएस एंड एलाइज स्टार्टेड पुटिंग सैंक्शंस ऑन द रशियन गवर्नमेंट, रशियन पीपल, रशियन पार्लियामेंट, रशियन बैंक्स। तो यहां पे हर तरीके से सैंक्शन लगा दिए यूएस और बहुत सारे एलाइज ने, इवन फ्रांस ने अपनी जो उनकी नेचुरल गैस सप्लाई थी उस प्रोजेक्ट को भी रोक लगा दी। तो ये सैंक्शंस पुट किए, वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रेशर बनाया, और इसके बाद फिर 24 फरवरी को फाइनली वॉर डिक्लेयर कर दी पुतिन ने टू इन्वेड द यूक्रेन। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को उन्होंने परमिशन दे दी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेडिंग यूक्रेन। क्लियर है बात? तो 24 फरवरी के बाद तो द हिस्ट्री इज बीइंग मेड, आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। तो उसके आगे क्या हुआ है वो हम चर्चा ना करेंगे। 24 फरवरी तक मैंने आपको पहुंचा के छोड़ दिया कि 24 फरवरी तक क्या हुआ, आगे सबको पता ही है क्या हो रहा है, आप फॉलो कर ही रहे हैं। फिर अब देख लेते कुछ फैक्टर्स जो कि
कारण बने लड़ाई का। वैसे तो आपको पता ही है कि इस वजह से लड़ाई हुई है, पर हल्का सा और ब्रीफिंग देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का एक्सपेंशन। तो नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस ऑफ 30 कंट्रीज हेडेड बाय द यूएसए। और जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, तो ये देखिए, ये है रशियन बॉर्डर। आपको अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं। तो ये है रशियन बॉर्डर, और ये हैं सारे के सारे जो नंबरिंग दे रखी है, ये सब हैं हमारे नेटो के मेंबर, ये सब हैं नेटो के मेंबर। तो अब ये यूक्रेन अगर इनके पार्ट में आ जाएगा, नेटो का मेंबर बन जाएगा, तो आप बताओ रशिया को खतरा है या नहीं है? तो रशिया को खतरा है, और बहुत ही जेन्युइन खतरा है नेटो से, क्योंकि रशिया भी एक कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है। उसको अगर चारों तरफ से अगर मिलिट्री और मिसाइल्स और वेपन और अम्यूनिशन से कवर कर देंगे, तो उसकी सिक्योरिटी की बात कौन करेगा? और इसलिए मैं बोलता हूं कि रशिया का ये स्टेप है, ये कहीं ना कहीं जायज है। अगेंस्ट ये स्टेप अगेंस्ट यूक्रेन नहीं है, ये स्टेप अगेंस्ट यूएसए एंड देयर अलाइज है। क्लियर है? तो नेटो का आगे बढ़ना सबसे बड़ा रीजन है, नेटो का आगे बढ़ना, ईस्टवर्ड मूवमेंट जो नेटो का है, वही सबसे बड़ा रीजन है इस लड़ाई का। क्योंकि अगर रशिया को इन्वेड करना होता यूक्रेन का, तो वो काफी पहले उसे इन्वेड कर चुका होता, या प्रयास उसने चालू कर दिए होते। लेकिन क्योंकि रशिया, जहां तक बात है, वो यूक्रेन को अपना पार्ट ही मानता है। लेकिन क्योंकि नेटो इतना आगे तक बढ़ जाएगा, तो रशिया की खुद की सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज एट थ्रेट, और उसको ये स्टेप लेना उसकी मजबूरी बन चुका है। क्लियर है? सो दिस वाज नेटो। नेटो है क्या, ये देख लेते हैं। सो नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस ऑफ 28 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूएसए एंड कनाडा। तो नेटो में 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं, यूएसए एंड कनाडा, अदरवाइज सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं इसके अंदर। तो ये लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं? नेटो एक ऐसे अलायंस है कि अगर किसी भी कंट्री पे कोई भी मिलिट्री अटैक होता है या मिलिट्री वॉर छिड़ती है, तो ऑल दी मिलिट्रीज ऑफ ऑल दी मेंबर कंट्रीज वुड गो टू दैट कंट्री एंड सपोर्ट दैट कंट्री। ये नेटो का मेन मोटिव है। शुरुआत में जो नेटो का मोटिव था, दैट वाज टू कर्ब दी मिलिट्री पावर्स ऑफ रशिया। ये शुरुआत जब एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसका मेन रीजन ही ये था कि रशिया की मिलिट्री पावर्स को ये रोकेंगे। और इन रिस्पॉन्स फिर रशिया ने भी एक पैक्ट करा था अपनी कंट्रीज से, अपनी जो उनकी यूनियन की कंट्रीज थी या उनके आसपास की कंट्री थी, जिसको बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट बोलते हैं, जो रशिया ने भी साइन किया था। तो एक तरफ था नेटो और एक तरफ था वॉर्सो। क्लियर है बात? लेकिन वॉर्सो बाद में जाके सक्सेसफुल नहीं रहा, टूट गया, और अब फिर नेटो ही ओनली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस है, जो कि किस पे आई कर रहा है? रशिया पे आई कर रहा है। क्लियर है? तो इसमें मेंबर्स इंक्लूड 3 बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, जो हमने बात करी थी पहले किंगडम था, ये बाल्टिक कंट्रीज भी इसके अंदर हैं। देन आपकी पोलैंड, हंगरी, और ये वाली जो कंट्रीज हैं, मेंबर्स आल्सो इंक्लूड हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। तो हंगरी, पोलैंड, रोमानिया जो ये कंट्रीज हैं, ये भी इसका पार्ट है, जो कि पहले जो मैंने आपको बताया वॉर्सो का पैक्ट होते थे, ये लोग थे, ये वॉर्सो पैक्ट के तहत थे, ये रशिया के साथ मिले हुए थे। लेकिन अब ये किसका पार्ट हो चुके हैं? ये नेटो का पार्ट हो चुके हैं इन दी रिसेंट डेवलपमेंट। यहां पे रशिया ने एक और डिमांड रखी थी कि आप जो आपका नेटो का स्ट्रक्चर है, उसको 1990s में जो स्ट्रक्चर था वहां तक ले जाओ, और अपनी सारी ट्रूप्स को, नेटो की ट्रूप्स को वापस ले लो, तो हमें कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि हमारे घर में एंटर कर रहे हैं, हमारे यूक्रेन में एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी चारों तरफ से बॉर्डर कवर कर रहे हैं, तो अटैक हमारे ऊपर मजबूरी हो गई है, और ये सब आपका भड़काया हुआ है। हम तो रशिया और यूक्रेन एक ही कंट्री है, एक ही टाइप के लोग हैं, सिमिलर एथनिसिटी है, तो हम बहुत खुशी से रह सकते हैं, बट यू वेस्टर्न पीपल आर क्रिएटिंग रिफ्ट्स। ठीक है? फिर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी बोले जाते हैं कि ये भी कारण है लड़ाई के। तो इसमें क्या है? यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में रशिया चाहता था कि यूक्रेन उनका एक पार्ट बने इस ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज अ फ्री ट्रेड कम्युनिटी, जिसमें कंट्रीज जुड़ती हैं। तो यूक्रेन एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट जहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे यूक्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता था, और रशिया इसलिए चाहता था कि यूक्रेन शुड बी अ पार्ट ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक कमिटी इन 2015। लेकिन यूक्रेन रिफ्यूज टू ज्वाइन द एग्रीमेंट, और जिससे रशिया और भड़क गया, और वापस इनके ऊपर अटैक करना एक कारण और मिल गया। सो बहुत सारे मल्टीपल कारण है, बट मेन कारण जहां तक मैं समझता हूं इज नाटो ओनली। नेटो की वजह से ही ये लड़ाई हो रही है। और यहां पे आप रशिया की डिमांड भी अगर देखेंगे तो उसमें यही है, बैन और फर्दर एक्सटेंशन ऑफ नेटो। रशिया नहीं चाहता कि आप नेटो को और आगे एक्सटेंड करो, जितना है वहीं रहने दो। इवन रशिया बोलता है
कि 1990 की जो सिचुएशन थी नेटो की, आप वहां तक ले लें, जो भी कंट्रीज इसके बाद आपने करी है उधर को आप फ्री कर दें, ताकि हम एकदम सुरक्षित महसूस करें। नहीं करेंगे तो हम अटैक करेंगे। और रशिया तो इस लेवल तक आ गया है कि भैया अगर आप नहीं मानोगे तो वी कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो, ठीक है। 1990 लेवल तक इन्होंने बोला। फर्दर रशिया आज नेटो टू कर्ब इट्स मिलिट्री ऑपरेशन विद यूक्रेन एंड फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। तो जो भी सोवियत की रिपब्लिक थी पहले वाली, उन सबको आप छोड़ें, आप फोकस अपना कहीं और लें, हमारे ऊपर ना आए। अगर आप करेंगे तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, पर क्योंकि आप नहीं मान रहे तो हमें लड़ाई करना हमारी मजबूरी हो चुकी है। अब देख लेते हैं इंडिया का क्या, इंडिया का इस लड़ाई पे क्या प्रभाव है, या इंडिया के ऊपर इस लड़ाई का क्या प्रभाव है। तो सबसे मोटा जो है प्रभाव वो तो यह है कि काफी सारे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स यूक्रेन में अटके हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे, तो उनको लाना सबसे पहले प्रायोरिटी का काम है। और इसके लिए सरकार ने लॉन्च किया है ऑपरेशन गंगा, जिसके थ्रू उनको हिंदुस्तान वापस बुलाया जा रहा है। पहले बच्चों से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप नेबरिंग कंट्रीज में फ्ली अवे करें, वहां पे उन्होंने द्वार खोल रखे हैं सब कंट्रीज ने, नेबरिंग कंट्रीज ने, फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, और वहां से फिर उनको इवैक्यूएट करा के इंडिया लाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन गंगा है, और इस ऑपरेशन गंगा को एक्सपेडाइट करने के लिए 4 मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स को भी भेजा गया है टू दी नेबरिंग कंट्रीज टू एक्सपेडाइट दिस इवैक्यूएशन प्रोसेस। क्लियर है। तो ये तो सबसे बड़ा इंपैक्ट है। और क्या है, और जैसे हमें पता है रशिया एक्सपोर्टर है ऑयल और नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का, और इंडिया एक बहुत बड़ा बायर है क्रूड ऑयल का फ्रॉम रशिया। तो जब ये सैंक्शंस और जब ये स्थिति बनी रहेगी वॉर की, तो क्रूड के प्राइसेस आर लाइकली टू राइज वेरी हाई, और इस वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब ऑयल ही महंगा आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सारी चीजों की रेट्स बढ़ेगी, एंड दिस वुड लीड टू इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री, एंड एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी मे डिक्रीज, विच सीम्स क्वाइट पॉसिबल। क्लियर है। सो ये इंप्लीकेशंस रहेंगे इंडिया पे। अब इंडिया का क्या स्टैंड है इस पे, ये भी हम देख लेते हैं। तो इंडिया का एज सच न्यूट्रल स्टैंड है। इंडिया कुछ ना बोल रहा है, ना इसकी निंदा कर रहा है, ना इसकी अप्रिसिएशन कर रहा है। अप्रिसिएशन तो करना बनती भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया का बिल्कुल सटल रिस्पॉन्स है, एकदम लाइट हार्टेड रिस्पॉन्स है यहाँ पे। इवन जब कंडेम करने की बात आई यूएन में टू कंडेम दिस अटैक ऑफ रशिया, इंडिया रिफ्यूज्ड, एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग सो, क्योंकि उन्होंने बोला हम ये नहीं कर सकते, ये इनका इंटरनल मैटर है, हम इससे बाहर हैं। तो रशिया का जो भी इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन का, उसमें कोई भी से नहीं है इंडिया का, और इंडिया काफी समझदारी से यूं कर रहा है, क्योंकि अगर रशिया की निंदा वो करता है तो हो सकता है फ्यूचर में जो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे रशिया हमारा सपोर्ट ना करे। और क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल भी लेते हैं, डिफेंस वेपन्स भी लेते हैं, मिलिट्री वेपन्स भी लेते हैं, तो इट वुड नॉट बी वाइज टू गो अगेंस्ट रशिया। भले ही पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जा रहा हो, लेकिन फिर भी हमें नहीं जाना, और इसी कारण से हमारे थोड़े से वेस्टर्न के साथ संबंध भी खराब हो रहे हैं, और वो लोग इसे कंडेम कर रहे हैं। बट नेवरदीलेस जियोपॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है कि हमें हमारी वी नीड टू सेव आर एस, हमें देखना है कि हमें कैसे बचना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी और के कारण उड़ते हुए पंगे हमारे साथ ले लें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। आई सपोज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से जो समझ, आपको जो जानकारी आपको चाहिए थी वो प्राप्त हो गई हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन, और यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, और उन टॉपिक्स के नाम बताएं जिन जिन टॉपिक्स पे आपको ये वीडियोस चाहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।